आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है एमएसपी हिमालय कोचिंग इंस्टीट्यूट पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखो दोस्तों, अभी हमारी काफी दिनों से करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है, जैसे कि आप लोग देख भी पा रहे होंगे। अब अभी हाल ही में जितने भी आपने एसएससी के एग्जाम देखे हैं, जैसे कि अभी एसएससी के अंदर सीजीएल का पेपर भी हुआ था, कुछ समय पहले सीएचएसएल का पेपर भी हुआ था। तो आज जो जीएस का जो पोर्शन है ना, उसके अंदर आप लोग एक चीज थोड़ा सा जज कर पा रहे होंगे। जो स्टैटिक जीके का पोर्शन है, यानी कि मिसलेनियस जो क्वेश्चन है, वो काफी क्वेश्चन आजकल एग्जाम के अंदर हमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, बाकी जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, जनरल साइंस है, इकोनॉमिक है, कंप्यूटर है, इनके क्वेश्चन तो देखो आ ही रहे हैं। हालांकि स्टैटिक जीके के पहले भी क्वेश्चन आते थे, बट वो लेवल अलग होता था। आज से 3-4 साल पहले हम जाए, आज के टाइम में जो स्टैटिक जीके का जो लेवल है, थोड़ा सा वो अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे हम अपना आज स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे होंगे, आज हम एक क्लासिकल डांस का टॉपिक लेके आए हैं। अब जो क्लासिकल डांस है ना, पहले भी क्वेश्चन क्लासिकल डांस के पेपर में बहुत आए थे। नृत्यांगना के नाम पूछ लिया, या कौन से स्टेट का क्लासिकल डांस है ना, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आते थे। बट आज तो इनकी एक तरह से पूरी की पूरी शैली पूछी जाती है ना। डांस का संबंधित स्टेट भी पूछा जाता है ना, डांस की कल्चर भी पूछी जाती है, मतलब वेशभूषा वगैरह हर प्रकार की क्वेश्चन एक तरह से कंबाइंड होकर स्टैटिक जीके में आ रहे हैं, है ना। तो एक इसलिए हमारे एक मेन कर्तव्य बन जाता है कि आप उसी लेवल से तैयारी करें, उसी दिशा से तैयारी करें, उसी रणनीति से तैयारी करें, जिस रणनीति से एसएससी अपने एग्जाम को बनाकर हमारे सामने पेश कर रहा है ना। तो एक एसएससी के एग्जाम को आधार बनाकर है ना, हमें तैयारी करनी पड़ेगी। स्टैटिक जीके पर भी थोड़ा सा जोर देना पड़ेगा, क्योंकि काफी क्वेश्चन अलग अलग कैटेगरी के स्टैटिक जीके के बन के आते हैं पेपर में। तो उन सभी के बारे में हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। जिन्होंने भी हमारे सेशन को देखो लाइक नहीं किया, आप लोग सेशन को लाइक भी करना, ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर करना, और जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। साइड में जो बेल आइकन है, आप लोग उसको दबा देना, जैसे कि हमारे आने वाली बेहतरीन जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। जी हाँ, तो आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा क्लासिकल डांस। क्लासिकल डांस अबाउट, यानी कि क्या होते हैं क्लासिकल डांस। जैसे कि आपने सुना होगा, एक फोक डांस होते हैं, एक क्लासिकल डांस होते हैं, तो इनके बारे में बात करेंगे। बट आज का जो हमारा एडिशन होगा ना, आज का जो हमारा सेशन होगा, वो ओनली क्लासिकल डांस के ऊपर आधारित होगा, है ना। भारत के अंदर काफी क्लासिकल डांस है, तो सबको वन बाय वन एक तरह से डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन इस टॉपिक से बन के आते हैं। वो आधार, वो तरीका, वो रणनीति, वो स्ट्रेटजी, वो सब कुछ आपके सामने एक तरह से मिलेगा। ठीक है, तो भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य, ठीक है, तो ये शायद आप लोग देख पा रहे होंगे। अब देखो, शास्त्रीय नृत्य या नृत्य होते क्या चीज है ना, ये सारी क्लास है आपको स्लाइड के माध्यम से दी जाएंगी। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो हमारी इस क्लास का, ठीक है, और आप लोग अपने नोट्स को भी अपडेट कर सकते हो। देखो, क्लासिकल डांस की बात कर रहे हैं, सबसे पहले देखो मुद्दा उठता है कि क्लासिकल डांस होते क्या है, यानी कि नृत्य होते क्या है, या क्लासिकल डांस को छोड़ो, डांस होते क्या है। ठीक है, कभी आप तो इंट्रो वगैरह के अंदर बैठे हो, है ना, इंट्रो के अंदर पूछ ले डांस क्या होते हैं, तो एक मेन परिभाषा तो आपके पास होनी चाहिए कि डांस होते क्या है। ठीक है, तो देखो क्या है, अंग प्रत्यंग एवं मनोभावों के साथ की गई नियंत्रित यति गति को नृत्य कहा जाता है। ठीक है, आप देखो सब समझ पा रहे हो नृत्य क्या होते हैं, डांस क्या होते हैं, वो अपनी भाषा में समझ पा रहे हो, है ना। लेकिन थोड़ा सा एक इसकी ऑथेंटिक लैंग्वेज में बात करें तो डांस क्या होगे, वो तो इसकी छोटी सी मैंने परिभाषा बताई है, यानी परिभाषा डांस की होती क्या है। ठीक है, अब हम बात करें ये जो हमारे डांस है ना, यानी कि शास्त्रीय नृत्यों की बात करें, तो ईसा मसीह के जन्म से भी, यानी कि 200 ईसा पूर्व, यानी कि बिफोर क्राइस्ट, है ना, बीसी 200 बीसी पहले, यानी कि जो ये शास्त्रीय नृत्य है ना, ये 200 ईसा पूर्व से एक तरह से चलन में है ये दुनिया के अंदर। और इनका आयोजन पहले मंदिरों के अंदर, महलों के अंदर किया जाता था। यानी कि जो क्लासिकल डांस है, ये ईसा पूर्व 200 साल से पहले से चले आ रहे हैं, है ना, इनका हमें प्रमाण मिलता है और काफी जगह पर इनका प्रमाण मिलता है। तो वो भी बात करेंगे कहां कहां पर हमें क्लासिकल डांस के प्राचीन काल के प्रमाण मिले हैं, वो सारी डिस्कस करेंगे हम अपनी इस एडिशन में। ठीक है, तो प्राचीन काल में किया जा रहा है, मंदिर और महलों में ये एक तरह से होता था, मंदिर और महलों के अंदर इनका आयोजन किया जाता था। और जो ये है ना, ये पहले क्या होता था, ये पहले एक जो पूजा का रूप है ना, इनको एक तरह से पूजा का, आरती का, मतलब इसका एक रूप माना जाता था, पूजा आरती का, है ना, धार्मिक अनुष्ठान का रूप माना जाता था इन डांस को। लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, ये शुरुआत में तो हिंदू धर्म से संबंधित है, लेकिन धीरे धीरे है ना, ये बौद्ध धर्म, जैन धर्म और इस्लामी परंपरा से ये लिंक बना चुके थे क्लासिकल डांस। तो आजकल ये एक तरह से अलग अलग धर्म से संबंधित है वैसे। ठीक है, तो उनके बारे में बात करेंगे। वर्तमान में हम बात करें, जो हमारा देश का संगीत नाटक अकादमी है ना, जिसके अंडर में सारी चीज होती है, तो जो भारत का संगीत नाटक अकादमी है ना, इसके बारे में भी समझेंगे आप लोग। ठीक है, तो संगीत नाटक अकादमी की बात करें तो इन प्रेजेंट टाइम की मैं बात कर रहा हूं, तो 9 क्लासिकल डांस है वर्तमान में हिंदुस्तान के अंदर, है ना। देखो ध्यान
ध्यान रखना, आपको कई पब्लिकेशन बुक में 8 क्लासिकल डांस का वर्णन मिलेगा, लेकिन मैं बता रहा हूं 9 क्लासिकल डांस इन प्रेजेंट टाइम में संगीत नाटक अकादमी की आप ऑफिशियल साइट पर जाओगे तो आपको 9 के नाम मिलेंगे, और रिसेंटली जो 9 बना है उन सभी के बारे में हम अपने इस सेशन में एक बेहतर तरीके से आपके साथ जब भी हम जुड़े रहेंगे कुछ समय तक उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। आप लोग अंतिम समय तक इस वीडियो में जुड़े रहना और अपने नोट्स को, अपनी नॉलेज को भी अपडेट करते रहना, ठीक है। तो वर्तमान में क्लासिकल डांस 9 प्रकार के हैं, है ना। 9वां कौन सा बनाया गया है उसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। अब जो शास्त्रीय नृत्य है ना, इनका विकास कहां से माना जाता है, ठीक है। तो ये आपने सुना होगा इतिहास के अंदर एक भरत मुनि भाई साहब, ठीक है। तो भरत मुनि के एक नाट्य शास्त्र है, नाट्य शास्त्र, ये एक रचना का नाम है, एक बुक का नाम है। तो भरत मुनि की जो पुस्तक है ना नाट्य शास्त्र, तो नाट्य शास्त्र एक प्राचीन ग्रंथ है, और इस नाट्य शास्त्र के अंदर है ना हमें संगीत कला और नृत्य का वर्णन सबसे पहले मिला है ना। तो ये इसका एक मेन सोर्स है, यानी कि एक मेन सोर्स है हमारे क्लासिकल डांस का या डांस का या संगीत का, ठीक है। भारतीय नृत्य के 2 वर्गों में बांटा गया है। मैंने कहा था क्लासिकल डांस होते हैं और एक तरह से एक फोक डांस होते हैं, या जनजातीय डांस होती है, लोक नृत्य होते हैं, है ना। 2 डांस होते हैं, एक क्लासिकल डांस और एक फोक डांस, है ना। क्लासिकल डांस क्या होते हैं, फोक डांस क्या होते हैं। क्लासिकल डांस देखो कोई ना कोई संस्कृति से, कला से जुड़े होते हैं, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। शास्त्रीय नृत्य शास्त्र सम्मत होता है ना। वहीं लोक नृत्य, जनजातीय नृत्य विभिन्न राज्यों के स्थानीय एवं जनजातीय समूह द्वारा संचालित होते हैं, ठीक है। और इनमें कोई नियम निर्धारित नहीं होते हैं। यानी क्लासिकल जो डांस है ना उसमें अंग प्रत्यंग के कुछ ना कुछ नियम होते हैं, डांस करने की कला होती है ना। एक तरह से ये सारे सारे नियमों से बंधे होते हैं क्लासिकल डांस, है ना, या किसी संस्कृति से एक तरह से जुड़े होते हैं। लेकिन जो फोक डांस है ना उनमें ऐसा नहीं होता है, उसमें कोई नियम वगैरह का कोई एक तरह से वर्णन होता नहीं है, कोई फोक डांस में नियम निर्धारित होते नहीं है। और अलग अलग स्टेट में फोक डांस अलग अलग है, और भाई साहब सैकड़ों फोक डांस है भारत में, चाहे कितने याद कर लो, आपने खूब याद भी किए होंगे। बट इन प्रेजेंट टाइम के एसएससी का आप एग्जाम देखोगे ना तो उसमें भी कई प्रकार के ऐसे फोक डांस है जो आपने शायद कई तो पहली बार ही सुने होंगे, है ना। तो इस एसएससी के पेपरों को आधार बनाकर इस टाइप की चीजों को पढ़ने की कोशिश करना, तो आप लोग शायद इस टॉपिक से अपने क्वेश्चन को कर पाओगे, अच्छे से एक तरह से सेट कर पाओगे सभी क्वेश्चनों के आंसर। तो क्लासिकल डांस एक तरह से शास्त्र सम्मत होती है, नियमावली इसके अंदर होती है ना। लेकिन लोक डांस के अंदर ऐसा कुछ होता नहीं है। और दूसरी बात करें, वर्तमान में जो शास्त्रीय नृत्य है ना इनके मेन 2 आधारभूत तत्व है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 2 इसके मेन आधारभूत तत्व है, जैसे कि एक होता है लास्य, एक लास्य पार्ट होता है इसका शास्त्रीय नृत्य का, और एक होता है तांडव पार्ट। लास्य और तांडव, लास्य जो होते हैं ना, लास्य पार्वती जो है ना, पार्वती जानते होगे, पार्वती से संबंधित है, पार्वती भाव को दर्शाता है ना लास्य। और जो तांडव है ना, तांडव तो आप लोग जानते हो कि शिव तांडव आपने सुना होगा। तो तांडव जो एक तरह से पार्ट है शास्त्रीय नृत्य का, वो एक तरह से शिव भाव को दर्शाता है, तांडव शिव भाव को दर्शाता है, और लास्य जो इसका पार्ट है वो पार्वती एक तरह से भाव को दर्शाता है। यानी कि आसान भाषा में बोले तो कुछ ऐसे क्लासिकल डांस है जिनमें पुरुष पुरुष ही एक तरह से करते हैं, है ना। तो तांडव एक तरह से कैटेगरी में, और जिनमें ज्यादातर महिला कैटेगरी भाग लेती है, ठीक है, तो वो एक तरह से लास्य कैटेगरी के अंदर सेट कर दिए जाते हैं। अब ये भी आपने याद करना पड़ेगा कि भारत के जो क्लासिकल डांस है वो कौन सा डांस लास्य कैटेगरी का है और कौन सा डांस तांडव कैटेगरी का है। ये सारी चीजें आपने समझनी पड़ेंगी, ठीक है। मैंने जैसे बताया लास्य में नारी की विशेषता का प्रतीक होता है, और इसमें नर की विशेषता का प्रतीक होता है। तांडव में नर और लास्य में एक तरह से नारी। तो इसके शास्त्रीय नृत्य के 2 आधारभूत तत्व है, शायद आप इस स्क्रीन के माध्यम से समझ चुके होंगे। अब देखो, संगीत नाटक अकादमी के अनुसार वर्तमान में कुछ क्लासिकल डांस है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, भरतनाट्यम है, कथक है, कथकली है, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम, ओडिसी, सत्रिया, है ना। ये अलग अलग प्रकार के शास्त्रीय नृत्य है, और इसके अंदर 8 यहां पर एक तरह से हमने सेट कर रखी है। बट ध्यान रहे, मैंने कहा था एक 9वां नंबर का, है ना, 9वां नंबर का भी शास्त्रीय जो डांस है, क्लासिकल डांस है, एक छऊ नाम का डांस है। छऊ नाम का जो छऊ है ना, ये मुख्यतः वैसे झारखंड, है ना, झारखंड आप स्टेट जानते होंगे, मुख्यतः यह झारखंड के अंदर किया जाता है। लेकिन भारत का जो ईस्ट इंडिया इलाका है, यानी कि पूर्व जो भारत है ना, जो पूर्वी भारत है ना, ये पूर्वी भारत का नृत्य है, पूर्वी भारत का, ठीक है, जो आप समझ पा रहे हो। छऊ नाम का ये 9वें नंबर का संगीत नाटक अकादमी का अकॉर्डिंग ये सेमी क्लासिकल डांस है, सेमी क्लासिकल डांस। ये 6 नंबर का एक नया सेमी क्लासिकल डांस अभी जुड़ा है हाल ही में, पहले 8 थे आप लोग जान रहे होंगे, बट अभी साइट का अकॉर्डिंग बात करें हम तो 9 हो चुकी है। तो छऊ नाम का जो है ये झारखंड का है मुख्यतः, लेकिन ये पूर्वी भारत में झारखंड के अलावा ये उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, है ना, इनमें भी छऊ एक तरह से तादाद मात्रा में किया जाता है यहाँ के लोगों के द्वारा।
ठीक है। तो एक छऊ नंबर का है, सॉरी जो 9 नंबर का है ना, वो छऊ नाम का है, इसको भी थोड़ा सा आप लोग अपडेट कर सकते हो, है ना। बाकी भरतनाट्यम आप जानते हो, इनके बारे में बात करेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। भरतनाट्यम जैसे कि तमिलनाडु का है ना, एक तरह से सबसे मेन नाट्य जो है वो भरतनाट्यम मेन कैटेगरी में आता है। तो ये सारी चीजें। अब देखो भारत के जो प्रमुख है, मैंने जो अभी आपसे बताए थे, जो 9 प्रकार की क्लासिकल डांस है, ठीक है, छऊ नाम का नया जुड़ा है, तो इनको एक एक करके पढ़ेंगे हम लोग, और एक एक करके, जैसे कि इसमें पहले नंबर का है भरतनाट्यम। तो जो भरतनाट्यम है ना, ये भरतनाट्यम एक तरह से हमारे देश का क्लासिकल डांस है। अब ये कहां का है, ये तो आप लोग समझ पा रहे हो, कॉमन है ये तो तमिलनाडु का है। अब इसमें कौन सा भाव दर्शे आता है, तो लास्य भाव, है ना, यानी कि नारी भाव इसमें दर्शाया जाता है, ठीक है। तो लास्य भाव से संबंधित है ये भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का है ना। और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से जन्मी इस नृत्य शैली का विकास तमिलनाडु में हुआ था। और ये बात ध्यान रखना, ये शैव धर्म से संबंधित है। अगर आपसे पूछे ना, यानी हिंदू धर्म का एक तरह से पार्ट, आपने शैव वैष्णव सुना होगा। एक तो होता है देखो शैव, ठीक है, शैव, और एक होता है वैष्णव, या आपने सुना होगा शैव। भगवान शिव की पूजा करने वाले तो शैव, और भगवान विष्णु की पूजा करने वाले वैष्णव होते हैं। एक आपने और सुना होगा, शायद एक शब्द आपने सुना होगा नैनार, ठीक है, नैनार। और एक शब्द आपने सुना होगा अलवार, नैनार और अलवार। नैनार यानी कि जो शिव की एक तरह से उपासना करते हैं नैनार, और भगवान विष्णु की जो उपासना करते हैं वो अलवार होते हैं, ठीक है। तो जो ये तमिलनाडु का भरतनाट्यम है ना, ये कौन से धर्म से संबंधित है, ये शैव धर्म से संबंधित है। ये भी ध्यान रखना, ये शैव धर्म से संबंधित है, शैव धर्म से, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, है ना। ये पहले मंदिरों में देवदासी द्वारा शुरू किए गए थे, है ना। और इस नृत्य को 20वीं शताब्दी में भरतनाट्यम को एक तरह से दुनिया के नक्शे पर मेन इसको लाने वाली अगर कोई है ना, तो रुक्मणी देवी अरुंडेल नाम की एक महिला है, रुक्मणी देवी अरुंडेल। तो भरतनाट्यम का एक तरह से मेन, भरतनाट्यम को एक सही दिशा देने वाली 20वीं सेंचुरी में अगर कोई नृत्यांगना है तो एक रुक्मणी देवी अरुंडेल नाम की है। और ये ज्यादातर महिलाओं के द्वारा किया जाता है, क्योंकि मैंने बताया लास्य भाव, और लास्य जो भाव है वो एक तरह से पार्वती से संबंधित है, यानी कि इसमें नारी का भाव प्रकट होता है। तो ये है, और रुक्मणी देवी ने इसमें अहम भूमिका निभाई थी 20वीं शताब्दी में भरतनाट्यम को दुनिया के ऊपर शिखर पर ले जाने के लिए। एक देखो इसके कुछ पार्ट है, एक है अल्ला रिपू। अल्ला रिपू नाम का जो शब्द है ना, यहाँ पर ये अल्ला रिपू नाम के एक नृत्य है, ये भरतनाट्यम का भाग है। और देखो ज्यादातर जो पॉइंट है ना, ज्यादातर जो क्वेश्चन है वो भरतनाट्यम के बनेंगे, बाकी कितने ज्यादा क्वेश्चन एक तरह से है नहीं। और मैं कई स्लाइड से भरतनाट्यम के बारे में डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो अल्ला रिपू नाम का जो नृत्य है वो भरतनाट्यम का एक पार्ट होता है, ठीक है ना। एक अभिनय दर्पण नाम का आपने यहां पर देखा होगा, ये भरतनाट्यम से संबंधित एक अध्ययन है, नंदीकेश्वर द्वारा एक रचित बुक है, जिसमें नंदीकेश्वर नाम की एक बंदा था जिसकी एक पुस्तक है अभिनय दर्पण। और इस अभिनय दर्पण में है ना, भरतनाट्यम के बारे में एक तरह से लिखा गया है, भरतनाट्यम की एक तरह से तकनीकी का अध्ययन इसमें किया गया है। तो अभिनय दर्पण जो पुस्तक है वो किस क्लासिकल डांस से संबंधित है, अभिनय दर्पण जो पुस्तक है वो भरतनाट्यम डांस से संबंधित है, भरतनाट्यम क्लासिकल डांस से संबंधित है, ठीक है। और थोड़ा सा इसमें बात कर लेते हैं। सबसे प्रसिद्ध अगर कोई क्लासिकल डांस है ना, वो भरतनाट्यम है, ध्यान रखना। सारी प्रसिद्ध है, ध्यान रखना, सारी प्रसिद्ध है, बट इन सभी में सबसे प्रसिद्ध है ना तो वो भरतनाट्यम है। और ये एकल स्त्री के द्वारा किया जाता है, ये मैंने आपको बताया, जैसे कि आप लोग देख रहे हो, है ना, ये स्त्री है तो एकल स्त्री के द्वारा किया जाता है, यानी कि महिलाओं के द्वारा किया जाता है। एक शब्द और देखना, एक वाजुवर, वाजुवर नामक एक शब्द है ना। वाजुवर जो एक तरह से कला क्षेत्र शैली है ना, ये भरतनाट्यम से संबंधित है। ये क्वेश्चन भी कई बार आता है कि वाजुवर जो शैली है ये किस नृत्य से संबंधित है, तो वाजुवर जो शैली है वो भरतनाट्यम का एक शैली है, भरतनाट्यम की एक आर्ट है, ठीक है। भरतनाट्यम में शारीरिक क्रिया के 3 भाग होते हैं, समभंग, अभंग, त्रिभंग। ये थोड़े आपको हार्ड लगेंगे, बट आजकल पेपर में 22 प्रकार के क्वेश्चन रहे हैं, आपने थोड़ा सा इसका अलग लेवल भी पढ़ना पड़ेगा क्लासिकल डांस के क्वेश्चनों का, है ना। पहले सीधे सीधे क्वेश्चन आते थे, कहां का है ना, ऐसा पूछ लिया, है ना, नॉर्मल पॉइंट। बट आजकल अलग अलग प्रकार के, जैसे वाजुवर है ना, ये कई बार पेपर पूछा गया, वाजुवर जो नृत्य शैली है वो किस क्लासिकल डांस से संबंधित है, तो ये भाई साहब किससे संबंधित है, ये भरतनाट्यम से संबंधित है। ऐसे काफी क्वेश्चन है, और ये आप लोग प्रीवियस एग्जाम में देखोगे, इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोग चेक भी करना। अब सबसे मेन चीज आजकल पेपर में एक और अपडेट हो रही है, कलाकार। कलाकार तो पहले भी आते थे, यानी कि कोई भी डांस का नाम डाल देंगे, या कोई भी नृत्यांगना या नर्तक का नाम डाल देंगे, बताइए ये बंदा किस डांस से संबंधित है। ज्यादातर आपको कोई भी डांसर का नाम डाला जाएगा और ऑप्शन में पूछा जाएगा, 4 ऑप्शन डाल के क्लासिकल नाम लिखकर कि कौन सा नृत्य से संबंधित ये कलाकार है। तो कौन कौन से कलाकार है, जैसे कौन कौन है, एक रुक्मणी देवी है ना, रुक्मणी देवी ये तो भाई साहब मेन इंपोर्टेंट है ना, इन्होंने तो कला क्षेत्र स्कूल की भी स्थापना की थी। तो रुक्मणी देवी जो 20वीं शताब्दी में भरतनाट्यम को चरम सीमा पर लेकर भी गई थी। तो रुक्मणी देवी हो गया, उर्मिला सत्यनारायण हो गया, सोनल मानसिंह हो गया, कई बार आया सोनल मानसिंह का क्वेश्चन भी, ठीक है। और इसके अंदर है ना
अलरमेल एक तरह से बंदा है, अलरमेल वल्ली, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट कई बार आता है। अलरमेल नाम का बंदा, ये भी भरतनाट्यम से संबंधित है ना। मालविका सरकार, लीला सैमसन, मरनालिनी साराभाई, ये मरनालिनी साराभाई भी करंट में है। ये जो मरनालिनी साराभाई है ना, ये विक्रम साराभाई की एक तरह से पत्नी है। विक्रम साराभाई आप लोग जानते होंगे, हमारे देश में जो स्पेस है ना, यानी अंतरिक्ष विज्ञान का पितामह, ठीक है, यानी कि इसरो जो है हमारे देश में, इसरो है ना, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो भारतीय अंतरिक्ष का पितामह और इसरो का पहला क्या नाम है, चेयरमैन, यानी कि पहला इसरो का प्रमुख जो है वो विक्रम साराभाई जी थे। और विक्रम साराभाई जी की पत्नी का नाम है मरनालिनी साराभाई। वैसे मरनालिनी साराभाई भरतनाट्यम और कथकली दोनों से ही संबंधित है, तो ये काफी है। वैजंती माला हो गया, तो ऐसे कलाकार काफी है, आप इनको नोट्स में अपडेट कर सकते हो। उर्मिला सत्यनारायण भी है, ठीक है। तो ये थोड़े से ना, ये शुरुआत के कथकली भरतनाट्यम है ना, इनके थोड़े कलाकार काफी है ना। तो आप थोड़ा सा इनमें अजीब नाम याद करने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है, बट आप इनको याद कर सकते हो, है ना। एक बार इनको रिवाइज कर लेना कि कौन कौन से इसके संबंधित है। जैसे मरनालिनी साराभाई इंपॉर्टेंट है ना, रुक्मणी देवी भी इंपॉर्टेंट है, अलरमेल वल्ली नाम का जो बंदा है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये भरतनाट्यम के एक तरह से कलाकार है, भरतनाट्यम के नर्तक और नर्तांगना है, ठीक है। तो शायद भरतनाट्यम के बारे में आप लोग समझ पाओगे, ठीक है। इसके बाद अब नेक्स्ट बात करते हैं एक कथकली नाम का, ठीक है। कथकली है ना, कथकली, केरल की कली सुना होगा आपने। तो जो कथकली है ना, तो सबसे पहली बात है कथकली कहां का है, तो केरल का है ना। पहले तो पेपर में ना स्टेट ही पूछ लेते कहां का है, बट आजकल क्वेश्चन अलग प्रकार से आ रहे हैं, मैं आपको बार बार कह रहा हूं। कथकली है ना, जैसे मुखुट्टा लगाकर ये किया जाता है, तो कथकली है ना, ये तांडव भाव है ना। तो तांडव भाव यानी नर भाव प्रतीत होता है, तांडव यानी शिव से संबंधित है, ठीक है। तो कथकली केरल का है। और ये जो नृत्य है ना, इसमें संगीत की तीनों एक तरह से चीजें है, इसमें अभिनय भी होता है, डांस भी होता है, ठीक है। ये सारी की सारी चीज इसमें तीनों समझने वाला है ना। अभिनय भी होता है, डांस भी होता है, और इसमें गाया बजाया भी जाता है। तो तीनों चीज है ना इस कथकली में एक तरह से हमें दिखाई देती है। इसमें हाथ के इशारों और चेहरों की भावनाओं के साथ प्रस्तुति की जाती है, जैसे कि देख रहे हो ना, हाथ के इशारे, और ऐसे लाइन बना के पेपर वाले पूछ लेंगे, हाथ के इशारों से, चेहरे की भावना से कौन सा क्लासिकल डांस किया जाता है, ठीक है। तो ये देखो चेहरे का है ना, चेहरे का भाव भी है और हाथ के इशारे भी यहां पर प्रयोग कर रहा है ये जो भी डांसर है, ठीक है। तो ये सारी इसकी एक विशेषता है। इस नृत्य का जो विषय है ना, रामायण, महाभारत या जितने भी हमारे हिंदू पौराणिक एक तरह से कथा है, तो उनसे इनका विषय लिया जाता है और उन विषयों पर आधारित यह डांस किया जाता है। यानी रामायण, महाभारत और हिंदू पौराणिक कथाओं से इनके एक तरह सब्जेक्ट लिए जाते हैं और उन सब्जेक्ट को आधार बनाकर फिर एक तरह से डांस करते हैं इस कथकली क्लासिकल डांस में। कथकली में मैंने कहा मुख्यतः पुरुष ही करते हैं। अब देखो यह शब्द लिखा मुख्यतः पुरुष करते हैं, लेकिन महिला भी करती है ना। लेकिन ज्यादातर इसमें पुरुष ही करते हैं, तांडव भाव है, लेकिन इसमें महिला भी करती है, ये बात ध्यान रखना। इसलिए ये मुख्यतः शब्द लिखा है, ना कि ओनली पुरुष ही करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है, भरतनाट्यम में तो महिला महिला करती है और कथकली में पुरुष और महिला दोनों कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर इसमें पुरुष करते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर बात करें तो इसके अंदर कथकली जो है ना, एक बात और ध्यान रखना, कथकली के कुछ और भी पार्ट है, कृष्णा अट्टम, चकैर कोथू, थेयाम, ये जो है ना, ये भी भाई साहब इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ लेते। कृष्णा अट्टम नामक जो एक तरह से भाग है, जो ये पार्ट है, ये किस नृत्य से संबंधित है, तो कथकली से संबंधित है। एक कलासम नाम का नृत्य, कलासम, तो कलासम नाम का जो डांस है ना, कलासम, ये भी कथकली का ही भाग है, कलासम। ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, है ना। एक नल चरित नाम नाटक है, नल चरित, और नल चरित नाटक है ना, ये भी कथकली से संबंधित है, ठीक है। ये कौन इनकी विशेषता है, इन विशेषता पर थोड़ा ज्यादा गौर करना। और आजकल पेपर जो एसएससी की हो रही है ना, डांस वाले टॉपिक से बात करूं मैं, तो ज्यादातर इनकी विशेषता के क्वेश्चन आ रहे हैं और डांसर के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। कहां का है, कहां का नहीं है, बच्चा बच्चा जानते हैं, आप सब जानते हो कथकली कहां का है, भरतनाट्यम कहां का है ना, कथक कहां का है, सब जानते हैं। लेकिन जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना ज्यादातर, वो इनकी विशेषता पर आधारित क्वेश्चन है और इनके डांसर, नृत्यांगना और नर्तक के क्वेश्चन ज्यादातर आ रहे हैं, ठीक है। तो नल चरित नाटक जो है वो कथकली से संबंधित है। कलासम जो नृत्य है वो भी कथकली का एक पार्ट है। अब इसमें कौन कौन कलाकार है ना, किस किस के द्वारा किया जाता है, तो मरनालिनी साराभाई, ठीक है। मैंने कहा था मरनालिनी जो साराभाई है वो कथक, सॉरी क्या नाम है, कथकली की भी है और भरतनाट्यम की भी है। मरनालिनी साराभाई 2018 में डूडल ने गूगल के ऊपर, गूगल ने डूडल भी इनका बनाया था और इनको एक तरह से मतलब एक सम्मान भी दिया था। गूगल का जो डूडल जानते हो ना, वो गूगल के ऊपर फोटो वोटो लगा दिया जाता है, तो गूगल ने डूडल बनाकर इनको सम्मान भी किया था 2018 के अंदर। कुछ समय पहले इनका 100 साल कंप्लीट जन्म हो गया था 2018 में। हमारे बीच में वैसे मरनालिनी साराभाई वर्तमान में है नहीं, लेकिन कथकली और भरतनाट्यम की एक बहुत ही अच्छी डांसर, नृत्यांगना रह चुकी है मरनालिनी साराभाई।
कोप्पन नायर नाम का बंदा है, ठीक है, कथकली का एक तरह से, और मुकुंद राज भी है ना, ये सारे है। लेकिन कथकली सिखाने का, डांस सिखाने का जो सबसे बेस्ट अगर इनका कोई सेंटर है ना, तो केरल के अंदर एक कला मंडलम है, ठीक है, कला मंडलम, केरल कला मंडलम, ये इस कथकली को सिखाने वाला एक बेस्ट कोचिंग है, ठीक है, केरल कला मंडलम। अगर आपने कथकली सीखनी है तो आप केरल के अंदर इस कोचिंग में जा सकते हो और आप कथकली को सीख सकते हो। हर जगह सिखाए जाते हैं, लेकिन भारत का सबसे बेस्ट जो है ना वो ये है। ये थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा बताया, ठीक है। अब चलो बात करते हैं कुचिपुड़ी की, बात करते हैं। कुचिपुड़ी डांस आपने सुना होगा, आंध्र प्रदेश का है। और जो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है ना, ये एक गांव के नाम पर है। जैसे कि आप लोग देख रहे होगे डांस, ये कुचिपुड़ी है, इधर तरीके से स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे होगे, पिक के माध्यम से। तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश के अंदर है ना, एक कृष्णा नामक जिला है। आंध्र प्रदेश के अंदर एक कृष्णा नाम का डिस्ट्रिक्ट है, और कृष्णा जो डिस्ट्रिक्ट है ना, उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक गांव है जिसका नाम है कुचिपुड़ी, और इसी गांव के नाम पर इसका नाम रखा गया था कुचिपुड़ी। समझ जाओगे, ये समझ जाओगे। और जो ये है ना, ये एक बात और ध्यान रखना, ये एक तेलुगु वैष्णव धर्म से संबंधित, तेलुगु भाषा से संबंधित, ये तेलुगु लिखा हुआ है, तेलुगु, ठीक है। तो एक वैष्णव कवि हुआ था सिद्धेंद्र योगी। सिद्धेंद्र योगी जो है ना, सिद्धेंद्र योगी इसके अंदर एक अहम भूमिका निभा के गया था। तो आपसे ये भी पूछा जाएगा कि सिद्धेंद्र योगी किस नृत्य से संबंधित है, तो भाई साहब कुचिपुड़ी से संबंधित है। एक थोड़ा सा अजीब पॉइंट लग रहा होगा आपने, भामा कल्पम है ना, गोला कल्पम, ये जो नृत्य एक तरह से शैली है ना, ये सारी की सारी नृत्य शैली भामा कल्पम और गोला कल्पम, ये सारी एक तरह से कुचिपुड़ी से जुड़ी हुई है। और कुचिपुड़ी भी है ना, स्त्री और पुरुष दोनों एक तरह से नर्तक होते हैं, है ना, दोनों ही भाग लेते हैं। और ये कृष्ण लीला की प्रस्तुति पर आधारित होते हैं। ध्यान रखना, जो कृष्ण लीला है ना, कृष्ण लीला की एक तरह से प्रस्तुति पर आधारित होते हैं। ये एक तरह से डांस होता है, कृष्ण लीला की प्रस्तुति पर आधारित होते हैं, और महिला पुरुष इसके अंदर दोनों करते हैं कुचिपुड़ी में। अब कुचिपुड़ी में है ना एक विशेषता, ये भी आप लोग देख लेना कुचिपुड़ी की विशेषता है। लेकिन जो मेजर कलाकार कौन कौन है, तो देखो इसमें कलाकार कौन कौन है। ज्यादातर इसमें वो जो रेड्डी, जिसके नाम में ज्यादातर रेड्डी आ रही है ना, वो नृत्यांगना आपको एक तरह से इसके मिलेंगे। ये थोड़ा सा आप इस तरीके से याद कर सकते हो। नहीं तो सौपन सुंदरी है, यामिनी कृष्ण मूर्ति है ना। यामिनी जो कृष्ण मूर्ति है, ये तिरुपति निवासी है, तो त्रिपति निवासी यामिनी कृष्ण मूर्ति है ना। ये गुरु वेम्पति राधा रेड्डी, तो ये कुछ ऐसे कलाकार है ना। नाम थोड़े इनके साउथ है, नाम इनमें अजीब अजीब से लग रहे हैं, ठीक है। तो यामिनी कृष्ण मूर्ति हो गया, ये एक मेन है इसके अंदर, जो तिरुपति निवासी थी। मेन तो यामिनी कृष्ण मूर्ति है इसके अंदर, बाकी सारे इसके कलाकार है कुचिपुड़ी के, ठीक है। तो कुचिपुड़ी एक क्लासिकल डांस है। आंध्र प्रदेश में कृष्णा जिले के कुचिपुड़ी नामक गांव के ऊपर इसका नाम कुचिपुड़ी रखा गया था, ठीक है। और इसके अंदर जो मेन बेस्ट कलाकार सारी मेन है ना, तो यामिनी कृष्ण मूर्ति तिरुपति की रहने वाली, ये इसकी एक बेस्ट कलाकार है। शायद इसको आप लोग समझ पा रहे होगे। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आप लोग देख पा रहे होगे मोहिनी अट्टम, ठीक है। मोहिनी आपने एक तरह से हिंदू शास्त्र के नाटक वाटक देखे होंगे, मोहिनी नाम आपने सुना भी होगा। तो मोहिनी अट्टम है ना, ये भी केरल का है। देखो केरल के अंदर एक क्लासिकल डांस मैंने अभी बताया था कथकली, वो भी केरल का है, और मोहिनी अट्टम है ना, वो भी केरल का ही है। तो केरल के दो क्लासिकल डांस है फिलहाल अभी, ठीक है। तो ये लास्य भाव यानी कि स्त्री भाव दर्शाता है, लास्य भाव है। ये एकल महिला द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। जैसे कि ये लेडीज आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, है ना, ये लेडीज ये डांस भी कर रही है अलग अलग एक तरह से माध्यम से, ठीक है। तो लास्य भाव है, महिला द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। और ये एक ऐसा नृत्य है जिसमें कथकली और भरतनाट्यम, ठीक है, कथकली और भरतनाट्यम दोनों का मिश्रण होता है मोहिनी अट्टम में। कथकली और भरतनाट्यम दोनों का मिश्रण किस क्लासिकल डांस में होता है, तो मोहिनी अट्टम होता है। एक विशेषता आप लोग इसकी ये भी याद कर सकते हो, समझ जाओगे। धार्मिक मान्यताओं अनुसार भगवान विष्णु के भस्मासुर से शिव की रक्षा करते हेतु मोहिनी रूप धारण कर यह नृत्य किया गया था। जैसे आपने सुना भी होगा, है ना, भस्मासुर को जो एक तरह से वरदान मिला था ना कि जिसके ऊपर भी हाथ रखेगा वो एक तरह से बिल्कुल भस्म हो जाएगा, है ना। तो उसके सामने जब देवतागण एक तरह से नृत्य करने लगा तो आपने देखा होगा जैसे देवता नृत्य कर रहे थे डिजाइनिंग में, तो इसी तरीके से भस्मासुर भी करने लगा, और भस्मासुर ने अपने सिर पर ही हाथ रख दिया था और भस्मासुर खुद ही एक तरह से भस्म हो गया था। ये शायद कहानी स्टोरी आपने सुना भी होगा, पौराणिक कथाओं में सुना भी होगा, है ना। तो वही एक तरह से थोड़ा सा उससे शब्द एक विशेषता के रूप में यहाँ पर दर्शाया गया है ना। तो मोहिनी अट्टम ध्यान रखना केरल का है, ठीक है। मोहिनी अट्टम के कलाकार जैसे हेमा मालिनी, वर्तमान में भी ये श्रीदेवी का देहांत हो चुका है, ये सारी की सारी मोहिनी अट्टम डांसर है ना। स्वाति थिरुन्नल ये भी है ना। वलतोल नारायण मेमन, भारती शिवाजी,
राम वर्मा, ये सारे के सारे एक तरह से कलाकार है। लेकिन ध्यान रखना, द मदर ऑफ मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम की जो मेन एक तरह से डांसर है ना, वो एक है कल्याण कुट्टी अम्मा। कल्याण कुट्टी अम्मा नाम की एक महिला है, यह द मदर ऑफ मोहिनी अट्टम के नाम से जानी जाती है। अगर आपसे क्वेश्चन बने कि मदर ऑफ मोहिनी अट्टम किसे कहा जाता है, तो कल्याण कुट्टी को कहा जाता है, कल्याण कुट्टी अम्मा को कहा जाता है। ठीक है, तो ये इसके कलाकार थे मोहिनी अट्टम के। और बात करते हैं कथक। कथक भी आजकल खूब करंट में है, हमेशा करंट में रहता है। ये नॉर्थ इंडिया का है, उत्तर भारत का है। उत्तर भारत में जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, जयपुर के आसपास भी किया जाता है ज्यादातर ये। और एक ऐसा डांस है, ये तांडव भाव से संबंधित है, लेकिन एक ऐसा डांस है, सारे क्लासिकल डांस है ना वो ज्यादातर हिंदू वगैरह, हिंदू शैव वैष्णव धर्म से संबंधित आपको मिलेंगे। लेकिन जो क्लासिकल डांस कथक नाम का है ना, इसमें एक मुस्लिम शैली हमें दिखाई देती है ना, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे होगे। कथक शब्द का जो उदय है ना, वो कथा से हुआ है वैसे तो, जिसका अर्थ होता है कथा कहना। ठीक है, कथक उत्तर प्रदेश की ब्रजभूमि की रासलीला परंपरा से जुड़ा हुआ है, मुख्यतः उत्तर प्रदेश में किया जाता है। वैसे ये नटवरी एक शब्द है, नटवरी डांस है, तो नटवरी जो डांस है ना, वो भी कथक से एक तरह से कथक का ही पार्ट है। कथक जो है इसे नटवरी नृत्य के नाम से पहले जाना जाता था, लेकिन वर्तमान में ये भी पूछ लेंगे नटवरी नृत्य किससे संबंधित है, तो कथक से संबंधित है। इसकी एक विशेषता आप लोग देखो, इसमें ये विशेषता आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसे पढ़ सकते हो। ये कुछ विशेषता होती है थोड़ी अजीब प्रकार की, आप लोग इनको थोड़ा समझना ना। मेन इसके अंदर देखो, मेन ये चीज देखना, ये मुस्लिम संस्कृति जो है ना, मुस्लिम संस्कृति से रहा है। कथक का एक ऐसा क्लासिकल डांस है कथक, जिसका जो मेन संबंध है ना, जो मेन रिलेशन है, वो मुस्लिम शैली से इसका जुड़ा हुआ है। बाकी नृत्य में मुस्लिम शैली का आपने जिक्र दिखाई नहीं देगा, बट कथक में मुस्लिम शैली से एक तरह से आपको जुड़ा हुआ मिलेगा कथक। कथक से संबंधित कुछ घराने भी है, जैसे जयपुर घराना, जिसका अलसीदिया खान एक तरह से प्रमुख बंदा माना जाता है। बनारस घराना, जानकी प्रसाद इसके मेन बंदे हैं। ये घराने बोले तो एक तरह से आपने सुना भी होगा घराने के बारे में। लखनऊ घराना है, लखनऊ घराना ईश्वरी प्रसाद से संबंधित माना जाता है। इसके मेन एक तरह से घराने के जो जनक है ईश्वरी प्रसाद, बक्सू खा, और एक रायगढ़ घराना है। तो ये कुछ 4-5 घराने हैं, जयपुर घराना, लखनऊ घराना, रायगढ़ घराना, बनारस घराना, ये सारे घराने हैं ना, ये कथक से संबंधित है, कथक से संबंधित है। यानी कि एक पार्टी है ना, आसान भाषा में बोले तो, घराने बोले तो इसके अंदर कुछ लोग होते हैं, डांसर होते हैं, और उनके जो पार्टी, उनका जो ग्रुप होता है ना, उनके नाम दे रखे। लखनऊ का, लखनऊ के अंदर जो है कुछ मेन डांसर, उनका नाम हो गया लखनऊ घराना। जयपुर के अंदर है तो कोई जयपुर घराना, है ना। तो इनमें डांसर ही होते हैं, है ना, लेकिन शहर के नाम पर उन्होंने अपने ग्रुप का नाम एक तरह से बना रखा है ना। तो कई बार इनके पूछ लेंगे इनके जनक कौन है, जैसे जयपुर घराना में एक अलसीदिया खान मेन प्रमुख माना जाता है। लखनऊ घराना के प्रमुख बंदा ईश्वरी प्रसाद को माना जाता है। बनारस घराना का प्रमुख बंदा जानकी प्रसाद को माना जाता है। ठीक है, और कलाकार की बात करें तो बिरजू महाराज है, जिसका अभी कुछ समय पहले कोरोना के माहौल में, कोरोना के दौरान, कोरोना टाइम पीरियड में डेथ भी हो गया था। तो बिरजू महाराज एक फेमस कथक डांसर है, और कुछ समय पहले इनका देहांत भी हुआ है, और 1986 में इनको पद्म विभूषण भी दिया गया था। बिरजू महाराज का आप लोग नाम जानते होंगे, 1986 में पद्म विभूषण भी दिया गया था बिरजू महाराज को। और जो ये है ना, ये बिरजू महाराज ही है, बिरजू महाराज। ठीक है, अभी कुछ समय पहले इन बिरजू महाराज का डेथ हो चुका है। 1986 में इनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। एक प्रमुख कथक डांसर है, ठीक है, बिरजू महाराज। एक कुमुदनी लखिया, है ना, कदम नृत्य केंद्र की फाउंडर है। कुदुमनी लखिया, कुमदुनी लखिया, थोड़े नाम इनके अजीब है। कुमदुनी लखिया एक कदम नृत्य के एक तरह से डांसर है। 1964 में इन्होंने कदम नृत्य जो कला है या जो कोचिंग है कदम नृत्य का, है ना, कदम नृत्य संस्थान के अंदर खोला था इन्होंने। सत्यनारायण शर्मा, ईश्वरी प्रसाद, ठीक है, मालविका सरकार, पहले भी आया नाम इसका। एक सितारा देवी भी याद करना, सितारा देवी कई बार पेपर में आती है, और उर्मिला नागर, ये कुछ ऐसे डांसर है ना। तो देखो, सितारा देवी हो गया, बिरजू महाराज हो गया, कुमुदनी हो गया, ठीक है, और उर्मिला नागर, वैसे तो सारी हो गए, ये मेन है। ठीक है, बिरजू महाराज आजकल ज्यादा करंट में है, क्योंकि हाल ही में इनका डेथ हुआ है। तो किस प्रसिद्ध क्लासिकल डांसर का हाल ही में देहांत हुआ है, तो बिरजू महाराज का हाल ही में देहांत हुआ है कुछ समय पहले। ठीक है, पद्म विभूषण प्राप्त करता बिरजू महाराज, 1986 में इनको दिया गया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। एक है मणिपुरी नृत्य। जो मणिपुरी नृत्य है ना, जो ये मणिपुरी एक तरह से नृत्य है, ये देखो नाम से है मणिपुरी नृत्य, तो कहां का होगा ये तो याद करने की जरूरत नहीं है। तो मणिपुरी नृत्य एक तरह से मणिपुर का होगा। और इसकी देखो विशेषता, आपने शायद विशेषता इसकी समझ भी पाओगे, आप इस चित्र के माध्यम से इसकी विशेषता नोटिस कर सकते हो। और क्या विशेषता है, ये रास लीला से संबंधित है, भगवान कृष्ण की लीला से संबंधित है। वैसे इससे पहले भी एक हमने रास लीला संबंधित डांस की बात की है, लेकिन मणिपुरी में है ना, मणिपुरी डांस जब करते हैं तो इसमें एक तरह से रास लीला का आप लोग भाव देख पाओगे। तो रास लीला से संबंधित है मणिपुरी
डांस है ये, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखना, ये वैष्णव धर्म से संबंधित है ना, वैष्णव धर्म से संबंधित है। 18वीं सदी में इसका ज्यादा उदय हुआ था, वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है ये। और सबसे बड़ी बात है, रविंद्रनाथ टैगोर जो है ना, रविंद्रनाथ टैगोर ने भी इसके विकास में अपना अहम रोल अदा किया था। मणिपुरी डांस को एक शिखर पर ले जाने में अपने रविंद्रनाथ टैगोर जी है साहित्यकार, उन्होंने भी एक अहम रोल अदा किया था, ठीक है। और जो रविंद्रनाथ टैगोर जी का जो शांति निकेतन है ना, यहां पर इन्होंने एक प्रशिक्षण सेंटर भी खोला था। रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन में मणिपुरी डांस की कोचिंग देने के लिए एक प्रशिक्षण संस्थान भी खुलवाया था शांति निकेतन में। तो रविंद्रनाथ टैगोर किस डांस को एक तरह से उजागर करने के लिए, या मान लो उस डांस को चरम सीमा पर ले जाने के लिए अहम रोल अदा करने में, कौन से डांस में अहम रोल अदा किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने अहम रोल अदा किया था मणिपुर में, ठीक है, मणिपुरी नृत्य में, रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। तो ध्यान रखना, इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपके पेपर में कई बार बन जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, ठीक है। कलाकार इसके याद करो, तो भाई साहब सबसे इंपॉर्टेंट इसका कलाकार है ना मणिपुरी का, तो मणिपुरी डांस का जो कलाकार है, मणिपुरी डांस का जो कलाकार है, मणिपुरी डांस का जो मेन कलाकार है ना, एक हंजाबा नाम की उपाधि है, हंजाबा उपाधि, और ये मिली थी गुरु बिपिन सिंह को। तो गुरु बिपिन सिंह नाम का जो बंदा है ना, वो मणिपुरी डांस का एक तरह से बेस्ट कलाकार है, गुरु बिपिन सिंह। लक्ष्मी देवी हो गया, बिंबावती हो गया, लेकिन इन तीनों में सबसे मेन ये है। तो गुरु बिपिन सिंह किस नृत्य से संबंधित है? तो ये मणिपुरी नृत्य से संबंधित है, ये ध्यान रखना। ये क्वेश्चन भी कई बार पेपर में आप लोग देख पाओगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। एक है ओडिसी नृत्य, तो कहां का होगा? उड़ीसा का होगा। और ये देखो, आप अगर थोड़ा सा अपने इतिहास अच्छे से पढ़ रखा है तो देखना, जो ये डांसर है ना, इसके जो एक तरह से पीछे जो चित्र आप दिखाई दे रहे हो, एक तरह से बना हुआ है एक शैली के अंदर, एक ये मंदिर है। तो ये मंदिर, इस प्रकार के जो मंदिर है ना, वो आप ज्यादातर कहां देख पाओगे? आप थोड़ा नोटिस करना, अगर नोटिस कर सकते हो। और उड़ीसा का है, तो उड़ीसा के अंदर ये जो मंदिर है ना, ये कौन सा मंदिर होगा? ये थोड़ा सा आप एनालिसिस कर सकते हो। और जो ये मंदिर है ना, मैं आपको बता देता हूं, एक कोणार्क का सूर्य मंदिर है, ठीक है। अब ये क्या बात कर रहा हूं मैं यहां पर, तो थोड़ा समझो। ओडिसी नृत्य है ना, ये ओडिशा से संबंधित है। 12वीं शताब्दी में वैष्णववाद का भी व्यापक प्रभाव पड़ा था, ठीक है, वैष्णव धर्म से भी संबंधित है ये। इसका उल्लेख शिलालेखों पर भी मिलता है, ध्यान रखना। ऐसा कौन सा नृत्य है जिसका उल्लेख इंस्क्रिप्शन यानी कि शिलालेखों पर भी मिला है? तो ओडिसी नृत्य है। और जो शिलालेख है ना, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है, कोणार्क के सूर्य मंदिर पर भी इसका उल्लेख मिलता है, ठीक है। कोणार्क का सूर्य मंदिर हो गया, एक ब्रह्मेश्वर नाम का मंदिर हो गया। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में, जो 10 रुपए के पीछे भी एक तरह से दृश्य इसका दिखाई देता होगा आपने, ठीक है। तो कोणार्क के सूर्य मंदिर पर है ना, आज भी इस ओडिसी नृत्य के लेख लिखे गए हैं शिलालेखों के माध्यम से, ठीक है। ये नृत्य है ना, सबसे पुराने जीवित शास्त्रीय नृत्यों में से एक माना जाता है ना। भारत के सबसे पुराने जो क्लासिकल डांस है, उनमें से वर्तमान में सबसे जीवित अगर कोई नृत्य है ना, तो वो भाई साहब एक तरह से ओडिसी नृत्य है। सबसे पुराने नृत्यों में इसका नाम आता है वैसे, ठीक है, ओडिसी नृत्य। अब ओडिसी जो नृत्य है, इसके कलाकार कौन कौन है? सोनल मानसिंह। सोनल मानसिंह, देखो एक डांसर है ना, कई डांसर, एक डांसर कई क्लासिकल डांस का मतलब कई क्लासिकल डांस में भाग ले सकता है, ये भी आप थोड़ा समझना। तो सोनल मानसिंह हो गया। अलरमेल, अभी थोड़ी देर पहले भी इसकी बात की थी मैंने, ठीक है। एक सोरेन लोवेन है, मिर्ता बारबी है, ये विदेशी लोग है, फॉरेन एक तरह से डांसर है ना। एक ये और समझना, ये कैलुचरण महापात्रा, ये भी कई बार आता है पेपर में, कैलुचरण महापात्रा। तो जो कैलुचरण महापात्रा नाम का बंदा है ना, ये भाई साहब कौन से डांस से संबंधित है? कैलुचरण महापात्रा, ये भी एक तरह से ओडिसी डांस से संबंधित है, और इसको पद्म विभूषण भी दिया गया था सन 2000 ईस्वी के अंदर। तो इसके एक तरह से कुछ कलाकार के नाम है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। एक क्षत्रिय नृत्य, क्षत्रिय, ये असम का है क्षत्रिय नृत्य। और शंकर देव जो है, शंकर देव आपने सुना होगा इतिहास में, शंकर देव इसके अंदर एक अहम भूमिका निभाने वाले थे इस शैली के अंदर, ठीक है। अंकिया नाट, ठीक है, शंकर देव ने इसको अंकिया नाट के नाम से जाना था। अंकिया नाट के नाम से आज हम इसको सत्रिया बोलते हैं। सत्रिया असम का असम का एक तरह से डांस है ये, ठीक है। तो ये सारी चीज ये, एक है माटी अखोरा। ये माटी अखोरा जो शब्द है ना, माटी अखोरा जो शब्द है, वो क्षत्रिय नृत्य से संबंधित है, क्षत्रिय नृत्य से संबंधित है माटी अखोरा, ठीक है। और जब ये एक तरह से किया जाता है, तो बोर गीत, जो गीत गाए जाते हैं उनको बोर गीत के नाम से जाना जाता है। ये जो विशेषता है ना, आप इन विशेषता पर ही ज्यादा फोकस करना। अंकिया नाट क्षत्रिय नृत्य को कहा जाता है, माटी अखोरा शब्द इसी से संबंधित है, और शंकर देव ने एक अहम भूमिका निभाई थी इस नृत्य को एक तरह से पब्लिक करने में, ठीक है। असम का है। अब इसमें कौन सॉरी क्या नाम है, अब इसमें कौन कौन हुआ है तो आप लोग समझ जाओगे। ये देखो कितने हो चुकी है, ये अपने हो चुकी है कितने, 6 हो चुकी है, ठीक है। इससे पहले भी एक तरह से मैंने आपको बताया था
जैसे कि ओडिसी हो गया, छठे नंबर का ओडिसी हो गया, और जो ये है ना ये अपना हो जाएगा कौन से नंबर का, ये हो जाएगा 7वें नंबर का। ठीक है, तो ये आप लोग समझ पा रहे हो, 7वें नंबर का होगा, 2 बार एक तरह से 6 लिख दिया गया है। बात समझ पा रहे हो मैं जो क्या कह रहा हूं? ठीक है, तो ये हो जाएंगे, समझ रहे हो ना? तो इसके अंदर कुछ संख्या के रूप में एक तरह से मिसप्रिंट है। मणिपुरी हो गया, ओडिसी हो गया, ठीक है, मोहिनीअट्टम हो गया, ठीक है, ये सारी चीज हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये है। अब देखो कौन कौन से है, ये देखो, ये मैं आपको बताता हूं। सत्रिया कहाँ का हो गया? सत्रिया हो गया भाई साहब कहाँ का? असम का। ठीक है, थोड़ा बता देते हैं। ओडिसी कहाँ का हो गया? सेम हो गया ओडिसी। मोहिनीअट्टम कहाँ का हो गया? मोहिनीअट्टम हो गया भाई साहब केरल का। ठीक है, मणिपुरी सेम है। कुचिपुड़ी कहाँ का हो गया? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का हो गया, कृष्णा डिस्ट्रिक्ट। कथकली कहाँ का हो गया? केरला का हो गया। कथक है नॉर्थ इंडिया का हो गया। भरतनाट्यम है तमिलनाडु का हो जाएगा। ठीक है, तो 8 तो हो जाएंगे भाई सब, ये बात समझ रहे हो? 8 तो हो जाएंगे एक तरह से ये। लेकिन एक नया है ना, वो छऊ नाम का जो डांस है, आप इसको भी थोड़ा सा समझना। छऊ नाम का जो डांस है ना, ये नोवा एक तरह से है। और जो ये नोवा है ना छऊ, तो हमारे देश के अंदर एक संगीत नाटक अकादमी है, संगीत नाटक अकादमी। अब संगीत नाटक अकादमी की लिस्ट में अगर बात करें ना, तो वर्तमान में 9 क्लासिकल डांस है। अब ये संगीत नाटक अकादमी के थोड़ा समझ लेते हैं, फिर उसके बाद बताएंगे तुम इसके बारे में भी। तो संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 में की गई थी, और राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है, और वर्तमान में इसके प्रमुख जो है, चेयरमैन है संध्या प्रंचा नाम की एक लेडीज है। ये वर्तमान में संगीत नाटक अकादमी की हेड है, दिल्ली में हेडक्वार्टर है। 1953 में राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इनका उद्घाटन किया गया था। अब देखो मैं क्या बात कर रहा हूं, आप समझना। जो ये छऊ नाम का डांस है ना, छऊ नाम का जो डांस है, ये मुख्यतः कहां पर किया जाता है? ये मुख्यतः झारखंड में किया जाता है, झारखंड के अंदर। ठीक है, लेकिन ये भारत में झारखंड के अलावा उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, यहां पर भी इसका आयोजन किया जाता है, तो पूर्वी भारत का है। और अब जो क्लासिकल डांस है 9वें नंबर का, जो इस संगीत नाटक अकादमी की लिस्ट के अकॉर्डिंग में बात करूं, तो 9वें नंबर का छऊ हो चुका है। तो वर्तमान में कितने हो चुकी है? 9वें नंबर का एक तरह से छऊ हो चुका है, तो वर्तमान में 9 हो चुकी है। ठीक है, अब जो ये है ना, ये छऊ नाम का है, हमारे दुनिया में यूनेस्को, आपने सुना भी होगा, UNESCO, यूनेस्को। तो जो यूनेस्को है ना, ये छऊ नाम का जो डांस है, ये यूनेस्को सूची में भी शामिल है। और यूनेस्को शायद आपने पढ़ भी रखा होगा, बार बार आपने यूनेस्को के बारे में कवर भी किया होगा। ठीक है, तो जो यूनेस्को है ना, ये यूनेस्को सूची में भी शामिल है। यानी यूनेस्को में एक होता है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत एक सूची होती है यूनेस्को के अंदर, शायद आपने उसके बारे में सुना होगा यूनेस्को में। तो यूनेस्को की जो अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची है, या जो विरासत सूची है, उसमें छऊ डांस को शामिल कर रखा है। और भाई साहब इसको शामिल किया गया था अभी रिसेंटली, कुछ समय पहले, एक तरह से 2010 के अंदर। ठीक है, मेरी बात को आप लोग समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? जी हाँ बिल्कुल। देखो आप लोग समझना, जो अपना जो क्लासिकल डांस है ना, आपको हर बुकों के अंदर ज्यादातर वर्तमान में कितने मिलेंगे? वर्तमान में भाई साहब आपको मिलेंगे एक तरह से कितने? 8 मिलेंगे। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं, जो छऊ नाम का है ना, ये छऊ नाम का जो है, ये अभी 9 इस लिस्ट में आ चुकी है। और जो यूनेस्को सूची है ना, उसे यूनेस्को सूची की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में, यानी कि इंटेलिजिबल कल्चरल हेरिटेज। ठीक है, इंटेलिजिबल कल्चरल हेरिटेज आपने शायद सुना होगा, इंटेलिजिबल कल्चरल हेरिटेज, अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची। अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में ये 2010 में यूनेस्को में शामिल किया गया था, अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में। ये एक यूनेस्को में पढ़ाएंगे, अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर। अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर लिस्ट में ये कब शामिल किया गया था? तो इसको शामिल किया गया था 2010 में। तो ये यूनेस्को सूची में भी शामिल है, छऊ नाम का। यूनेस्को सूची में भी इसको 2010 में शामिल किया गया था। जी हाँ बिल्कुल, ठीक है, तो यूनेस्को सूची में शामिल है। और यूनेस्को सूची की अमूर्त सांस्कृतिक लिस्ट में है ना, हमारे देश के टोटल 14 क्षेत्र शामिल है, या 14 एक तरह से पॉइंट शामिल है। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक, देखो वैसे यूनेस्को की हेरिटेज सूची में तो 40 क्षेत्र है, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भारत के 40 क्षेत्र शामिल है। जैसे अभी रामाप्पा मंदिर और धोलावीरा को कुछ समय पहले शामिल किया गया था, तो वो तो यूनेस्को की एक तरह से विरासत सूची में है, हेरिटेज सूची में है। लेकिन यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक सूची में भारत के टोटल 14 एक तरह से पॉइंट शामिल है। और उन 14 पॉइंट के अंदर अपना जो छऊ नाम का डांस है, नोवा क्लासिकल डांस, वो 2010 के अंदर इस सूची में शामिल किया गया था। शायद ये आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है, टोटल 14 क्षेत्र शामिल है। अगर हम फर्स्ट की बात करें ना, तो पहला इसमें कौन सा शामिल किया गया था? तो सन 2008 ईस्वी का समय था। तो जो एक तरह से रासलीला है ना, रासलीला या रामायण,
ठीक है, रासलीला बोल सकते हो या रामायण आप लोग बोल सकते हो। ठीक है, तो 2008 के अंदर ये रासलीला शामिल किया गया था यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में। एक राजस्थान में आपने सुना होगा कालबेलिया नाम का। ठीक है, तो जो राजस्थान के अंदर कालबेलिया डांस है ना, फोक डांस है कालबेलिया, तो राजस्थान का जो कालबेलिया नामक जो डांस है, ये कालबेलिया नामक डांस भी यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में एक तरह से शामिल है। ये थोड़ा सा आप लोग मेरी बात को समझना, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में हमारे देश के दो डांस शामिल है। एक तो कालबेलिया, कालबेलिया भी 2010 में शामिल किया गया था, छऊ भी 2010 में शामिल किया गया था यूनेस्को की इस कैटेगरी में। और सबसे पहले इसमें कौन सी चीज शामिल की गई थी? रासलीला को शामिल किया गया था। वर्तमान में कितने चित्र शामिल है? 14 चित्र शामिल है। ये आप लोग इस बात को समझना। अभी गरबा है, गरबा गुजरात का फोक डांस है, और गरबा का भी अभी एक तरह से अनाउंसमेंट चल रहा है, और शायद गरबा शामिल हो या ना हो, लेकिन अभी हम फाइनल कह नहीं सकते। बट अभी हिंदुस्तान के द्वारा गरबा को भी इस यूनेस्को सूची में शामिल करने की पेशकश की गई है। अब शामिल यूनेस्को करेगा या नहीं करेगा वो बात अलग है, वो मुद्दा अलग है, वो पॉइंट अलग है, वो डिस्कस करेंगे जब शामिल हो जाएगा उसके बाद। बट अनाउंसमेंट हो चुका है, और अनाउंसमेंट ये एग्जाम में कई बार आ भी जाते हैं। ठीक है, तो संगीत नाटक अकादमी 1953 में बना था, राजेंद्र प्रसाद के द्वारा उद्घाटन किया गया था। इस अकेडमी या इस अकादमी की लिस्ट के अकॉर्डिंग बात करें तो 9 प्रकार के क्लासिकल डांस है। 9 के 9 क्लासिकल डांस के बारे में आपको मैंने एक तरह से बताया, जिसमें छऊ एक अलग है, बाकी आप लोग उनके बारे में शायद समझ पा रहे होंगे। तो उम्मीद करते हैं ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। एक स्टैटिक जीके का पॉइंट था, और अलग अलग प्रकार के आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उन्हीं क्वेश्चन को आधार बनाकर मैंने टॉपिक आपके सामने पेश किया है। तो आप लोगों का अगर सेशन अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, जिससे और भी बच्चे एक तरह से फायदा उठा पाए। अगर आपने क्लासिकल डांस की जो मैंने वीडियो अभी आपके सामने पेश की है, अगर ये आपने वीडियो अच्छे से समझ ली, अच्छे से इसके अंदर से नोट्स बना लिए, तो क्लासिकल डांस के क्वेश्चन हम उम्मीद कर रहे हैं आपके कोई भी क्वेश्चन एग्जाम से बाहर नहीं जाएंगे, आप सारे के सारे क्वेश्चन को एक तरह से कवर करोगे। ठीक है, अगर ये वीडियो आपने अच्छे से अपडेट करके नोट्स वोट्स भी बनाए तो अच्छे से इस वीडियो को आपने समझा तो मेरे लिए इतना याद करना। बाकी अब नेक्स्ट वीडियो में जल्दी आपके सामने आएंगे। थैंक यू वेरी मच।